हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप सोनिया आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं एट्रिशन रेट के ऊपर। एज यू नो दैट जितने भी फार्मा स्टार्टअप आज के टाइम पे इंडिया में हैं, जो भी फार्मा मार्केटिंग कर रही हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, वो है एट्रिशन। मेडिकल रैप आता है, 2 महीने 3 महीने काम करता है, फिर चला जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, फार्मा कंपनी का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड, कि जो मेडिकल रैप रहता भी, मान लो 4-5-6 महीने लगता रहता भी है, तो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। जैसे ही वो परफॉर्म करने वाला होता है, वैसे फिर से वो निकल जाता है। राइट। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे फार्मा स्टार्टअप के अंदर फिक्स करेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एज वेल एज ये जो मैं सिस्टम आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने वाला, ये आपके एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म में लेके जाएगा, अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। प्लस आपकी मार्केट के अंदर क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। बिकॉज अगर एट्रिशन बार बार कंपनी के अंदर होता है, तो सिर्फ एट्रिशन कंपनी का नहीं होता, उसकी वजह से आपका फेस वैल्यू, कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है, फेस वैल्यू है डॉक्टर चैम्बर के अंदर, वो भी बार बार चेंज होता है। अब इस बार बार चेंज होने की वजह से जो बिजनेस मार्केट से आना चाहिए, वो बिजनेस नहीं आता है। चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो डॉक्टर हो, या हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कोई भी जो आपका कस्टमर है, बार बार एट्रिशन, बार बार मतलब फेस चेंज होने की वजह से आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करता। उसको ये लगता है यार कंपनी का मैनेजमेंट ही पुअर है, या कंपनी अच्छी नहीं है, या कंपनी अपने एम्प्लॉय की टेक केयर ही नहीं करती, जबकि उसमें सारी गलती कंपनी की नहीं है। कंपनी तो बहुत कुछ करना चाहती है। राइट। तो चलो इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करेंगे और काफी हद तक इसके अंदर कैसे सुधार करेंगे, उसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तो आपकी कंपनी का जो नींव होना चाहिए, जो फाउंडेशन होना चाहिए, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। मेरे स्ट्रांग यहाँ कहने का मतलब है फ्रेंड, कि जो वहां पे इंटीग्रिटी होनी चाहिए, जो सिस्टम होना चाहिए, वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी कंपनी का गोल, आपकी कंपनी का विजन, ये सब बहुत क्लियर होना चाहिए। कई बार देखो, मैं फार्मा स्टार्टअप कंपनीज के अंदर ट्रेनिंग करने जाता हूँ, और बहुत सारी कंपनीज के अंदर मैंने देखा है कि सिर्फ वहां पे गोल के नाम पे एक ही चीज होता है, या मिशन के नाम पे एक ही चीज होता है, कि हम अपने बिजनेस को बड़ा कैसे करेंगे। राइट। अब ये जो बड़ा करने वाला है, यही क्रिएट करता है इलीगल सेल्स प्रेशर। जबकि आपके एम्प्लॉय को इलीगल सेल्स प्रेशर नहीं चाहिए, उसको एक डायरेक्शन चाहिए, जिस डायरेक्शन में उसको जाना है। अगर अब वो डायरेक्शन कंपनी में ही नहीं फिक्स है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जो कंपनी का ओनर है, उसको ही क्लैरिटी नहीं है, तो उस वजह से क्या अपने एम्प्लॉय तक वो डायरेक्शन, वो विजन नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से जो आपका एम्प्लॉय होगा उस डायरेक्शन में नहीं काम कर पाएगा। यहाँ आपको कुछ सीधा सीधा एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ, जो आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल मान के चलता हूँ कि मुझे एक फार्मा कंपनी में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ फिक्स करूंगा कि यार मैं गायनिक के अंदर ना कुछ अच्छा करूंगा। अब गायनिक के अंदर कुछ अच्छा करूंगा, तो मुझे गायनिक जो पूरी फर्टिलिटी है, उसको मुझे स्टडी करना पड़ेगा, और गायनिक के को अलाइन करके ही ब्रांड लेके आना पड़ेगा। अब मैं 5-7 ब्रांड के साथ लेके आऊंगा, तो शुरू में जब 5-7-10 ब्रांड में लेके आऊंगा ना, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ जनरल ब्रांड ही होंगे। राइट। वो ऐसे ब्रांड होंगे जो गायनिक में भी यूज होते होंगे, एज वेल एज अदर स्पेशलिटी में भी यूज होते होंगे। बट बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं फ्रेंड, जो गायनिक में ही सिर्फ यूज होते हैं। बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो सिर्फ पीडिया में यूज होते हैं। बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो कि न्यूरो में यूज करते हैं, या फिर नेफ्रो में यूज करते हैं। मतलब स्पेशलिटी सेगमेंट ब्रांड रहता है पहला। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नेफ्रो के अंदर मैं कुछ करूंगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ब्रांड ही बेच रहे हैं। आप कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात कर सकते हैं, कोई रिसर्च के ऊपर बात कर सकते हैं, कुछ इनोवेशन के ऊपर बात कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें आपको कहां से मिलेंगी? 2-3 जगह से आपको चीजें मिल सकती हैं। पहला, आपका जो मैन्युफैक्चरर है, वो सबसे बड़ा नॉलेज का सोर्स है। अगर उसके कॉन्टेक्ट में जो, अगर अच्छे मैन्युफैक्चरर के साथ आप काम कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरर अगर बढ़िया है, तो उसके पास बड़ी बड़ी कंपनीज भी काम करती रहती हैं, तो वो इनोवेटिव मॉलिक्यूल बनाती रहती हैं, जिसकी वजह से आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है बनाने का, वहां से आप बना सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, उस कॉन्फ्रेंस को आप अटेंड करिए। जैसे रिसेंट में नवंबर के अंदर आईफेक्स होने वाला है। राइट। एग्जीबिशन है, ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, एग्जीबिशन है। यहाँ कॉन्फ्रेंस भी होता है प्लस एग्जीबिशन भी होता है। तो अगर यहाँ पे अटेंड करते हैं, तो कंपनीज के थ्रू आपको नए नए इनोवेटिव मॉलिक्यूल, नई नई पैकेजिंग भी देखने को मिलता है। राइट। अभी कल की बात है, मैं एक क्लाइंट के साथ में बात कर रहा था, मुझे वहीं से पता चला, उन्होंने बताया कि अभी जो है इंडिया के अंदर च्यूएबल आयरन जो है अवेलेबल हो गया है, तो हम लोग च्यूएबल आयरन लॉन्च कर सकते हैं क्या? अभी च्यूएबल आयरन का टैबलेट है, इतना ज्यादा मार्केट के अंदर कॉमन नहीं है। राइट। तो एक अच्छी चीज है, आप लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में, आप फास्ट मूवर भी बन सकते हैं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कहाँ से? ये मिलेगा आपको मैन्युफैक्चरर के थ्रू, या जो आईफेक्स जैसे जो कॉन्फ्रेंस या एग्जीबिशंस होते हैं, वहां पे देखने को मिलेगा। तो आपकी जो गोल है, जो आपकी
कंपनी का जो डायरेक्शन है वो फिक्स होना चाहिए और आपको कहाँ क्या काम करना है, ये नहीं जो दिख रहा है अच्छा दिख रहा है वही ले जाके लॉन्च कर दिया। अपनी स्पेशलिटी को अलाइन करना ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और आपके जो एम्प्लॉई है उनको भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार मुझे गायनिक के अंदर ही बड़ा करना है, कंपनी गायनिक के अंदर अच्छा कर रही है। सोशल काज के लिए भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं बट वो एक सेगमेंट को फोकस करना चाहिए। दूसरा जो सिस्टम है फ्रेंड वो है एम्प्लॉय सेंट्रिक वर्किंग एनवायरनमेंट। ये कैसे क्रिएट होता है? ये क्रिएट होता है सिस्टम के थ्रू। जैसे एम्प्लॉय को मान लो कि लीव अप्लाई करना है या लीव कितनी होती है वो उसको पता होना चाहिए। जब आप अपनी किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उस टाइम पे एक दिन का उसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग जरूर दीजिए, या एज ए ओनर आप खुद दे सकते हैं, आपका मैनेजर दे सकता है। इसके लिए आप चाहो तो इंडक्शन मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इंडक्शन मैनुअल चाहिए जो कि 6 डेज का होता है, जब भी सही तरीका क्या है कि जब भी आप कोई मेडिकल रैप ज्वाइन कराओ ना उस टाइम पे आप 6 डेज आपका मैनेजर जो भी सुपीरियर मैनेजमेंट है वो 6 दिन तक लगातार मंडे से सैटरडे ही इंडक्शन होना चाहिए, राइट। मंडे टू सैटरडे डे 1 में आप रूम ट्रेनिंग करते हैं, बाकी 5 दिन फील्ड फोर्स करते हैं। अब ये 6 दिन के अंदर क्या सिखाया जाता है, क्या इसके अंदर पढ़ाया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं, इसके ऊपर एक डिटेल्ड पूरा 6 दिन का पूरा कोर्स मैंने एक दिन पूरा बताया हुआ। 6 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम मेरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके उसको देख लीजिए। या प्ले लिस्ट में जाएंगे आप MR इंडक्शन सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, राइट। तो उसको देख लीजिए। जो ये इंडक्शन प्रोग्राम है ये आपके पास रिटन फॉर्म में होना चाहिए, आपके पास एक्सेल में बना होना चाहिए, इसका प्रिंट आउट आपके पास में होना चाहिए। इस इंडक्शन मैनुअल को फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे, अपने MR का इंडक्शन कराएंगे, ठीक है। और आपकी हेल्प के लिए मैं इसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि गूगल डॉक्स होगा। आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर लीजिए, जिसके अंदर 6 दिन का प्लान दिया हुआ है। तो जब भी नए MR को आप इंडक्शन करा रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप MR को उसकी पॉलिसी बताइए। देखिए एज ए स्टार्टअप बहुत बार क्या ना बहुत चालाकी करने लग जाते हैं, एम्प्लॉय को लीव पॉलिसी नहीं बताते हैं, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं बताते, एम्प्लॉय को HR पॉलिसी के बारे में नहीं बताते। इस वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय जो है बहुत ज्यादा डाउट में रहता है और उसको जैसे ही स्विच करने का मौका मिलता है वो स्विच कर जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि यार सन फार्मा अच्छी कंपनी है, दूसरी कंपनियां बहुत अच्छी हैं, आपकी कंपनी अच्छी नहीं, क्योंकि आपके कंपनी के अंदर पॉलिसीज नहीं है तो आपने बनाया भी होगा लेकिन वो पॉलिसीज उसको मालूम नहीं है। तो जब आप इंटरव्यू करते हैं, सॉरी जब ज्वाइनिंग कराते हैं उस टाइम पे जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो आधे घंटे के सेशन आप एम्प्लॉय के लिए कैसे हेल्पफुल है कंपनी उसके ऊपर, एम्प्लॉय के राइट्स के ऊपर बात कर लीजिए। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं एबर्ट में काम किया करता था तो वहाँ हमेशा मीटिंग के अंदर 1 से 1.5 घंटे का 2 घंटे का एम्प्लॉय राइट्स के ऊपर सेशन हुआ करता था हर एक मीटिंग के अंदर। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट करके ऐसा नहीं सेल निकाला जा सकता है। जब तक आपका एम्प्लॉय आपके साथ दिल से नहीं जुड़ा हुआ है ना तब तक देखो सेल नहीं आएगी, क्योंकि आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते किसी के साथ में। तो ये भी आपको एट्रिशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड, आज के टाइम पे आपको मालूम है बहुत अच्छे तरीके से जब तक आप मार्केट के ऊपर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे, तब तक धंधा नहीं आएगा। लेकिन जो ये इन्वेस्टमेंट एंड एक्टिविटी है, जो इसका फॉर्मेट है, वो अगर आप मेडिकल रैप के ऊपर छोड़ देंगे कि जाओ भाई आप सेट करो, आप देखो, आप जैसा आप जरूरत लगे वैसा बताना, जैसा बोलोगे हम कर देंगे, मुझे बिजनेस आना चाहिए, तो वो इतना कैपेबल नहीं होता है। मेडिकल रैप इतना ज्यादा होशियार या मैनेजर इतना ज्यादा कैपेबल नहीं होता है। मैनेजर के पास तब भी एक्सपीरियंस है जो सही और गलत को डिसाइड कर पाए, बट एज ए मेडिकल रैप पे लेवल पे मैं बात करूँ ना, उसका डिसीजन मेकिंग पावर इतना अच्छा नहीं होता। आपको मेडिकल रैप के साथ कंपनी की एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, भाई आपका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है, उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके अंदर कितनी विजिट्स लगती हैं, मतलब आपको एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें आपको नहीं मालूम है, मेरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, प्लानिंग एंड रिव्यू करके एक वर्कशॉप है जिसको आप लेके ये सारी चीजें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, pharmaacademy.in मेरी वेबसाइट है, वहां पे जाके इसको ले सकते हैं। तो आप पहले क्राइटेरिया सेट कर दीजिए और उस क्राइटेरिया को अपने एम्प्लॉय को डिटेल करिए और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही एक्टिविटीज को करिए, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करिए। और उसको करने से पहले केयरफुली देख लीजिए कि भाई जहां आप करने जा रहे हैं वहां ROI इंश्योर होगा कि नहीं। सिर्फ मेडिकल रैप के कहने के ऊपर अगर आप जाएंगे कि हाँ भाई वो कह रहा है और ROI इंश्योर हो जाएगा, नहीं। एम्प्लॉय क्या होता है बेसिकली, वो तुरंत जो क्षणिक प्रॉफिट होता है, क्षणिक सुख होता है, उसके हिसाब से काम करता है। वो लॉन्ग टर्म विजन लेके नहीं चलता। उसको आज टारगेट अचीव करना है, चाहे कल डूब जाए कंपनी, उसको इससे मतलब नहीं कल क्या होगा। वो लॉन्ग विजन लेके कभी भी एम्प्लॉय नहीं चलता। लॉन्ग विजन कंपनी के ओनर का या कंपनी के अपर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉन्ग विजन लेके चले कि आज मैं ऐसी पॉलिसी बना रहा हूं जो मुझे फ्यूचर में परेशान नहीं करेंगी, राइट। तो एक्टिविटी करना बुरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना बुरा है, क्योंकि बिना इसके आज के टाइम पे सेल नहीं आएगा, बट उसका राइट डायरेक्शन में करना, राइट कस्टमर के ऊपर करना, वो बहुत जरूरी है। अगर आप राइट कस्टमर नहीं सेलेक्ट करेंगे
तो आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, सेल नहीं आएगा, वो डूबना ही डूबना है। 10 लोगों को करेंगे, सिर्फ 5 लोग धंधा देंगे, 5 लोग से धंधा नहीं आएगा। तो इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं है, राइट इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तब तक बुरा है जब तक वो राइट इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं फ्रेंड, वो है क्विक सप्लाई। ठीक है, आपकी जो चाहे आप डायरेक्ट सप्लाई में देते हो या थ्रू स्टॉकेज देते हो, तो सप्लाई डिले होना नहीं चाहिए। बहुत सारे मैंने स्टार्टअप के साथ में देखा है कि सप्लाई एक वहां पे कंसर्न है। तो कई बार क्या होता है, मेडिकल रैप गुड्स कंपनी से डायरेक्ट लेना होता है, कई बार स्टॉकेज के थ्रू लेना होता है। जब स्टॉकेज पे गुड्स पहुंचना होता है तो उसमें 2 दिन, मतलब 2 दिन लगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट 5 दिन लग रहा है, 7 दिन लग रहा है। और अगर कोई उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, मान लो पैकेजिंग का इशू आ रहा है, टेस्ट का इशू आ रहा है, इंप्लॉई आपसे कंप्लेन कर रहा है, आप उसको क्या कर रहे हो, सुन के इग्नोर करते जा रहे हो। इंप्लॉई का जो फीडबैक है, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो मेडिकल रैप है, प्रोडक्ट के टेस्ट के बारे में हो सकता है, प्रोडक्ट की एमआरपी के बारे में हो सकता है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में हो सकता है आपने बहुत अच्छा बनाया बट उसके पास पहुंचते पहुंचते डैमेज हो जाता हो, उसकी वजह से उसको अपने डॉक्टर के पास, केमिस्ट के पास सुनना पड़ता हो। लेकिन आपके पास वो फीडबैक दे रहा था, आप उसको फीडबैक रिसीव नहीं कर रहे हैं, बस एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं। तो सप्लाई आपकी क्विक होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए, पैकेजिंग भी सही होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न बिलिंग इशू। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉकिस्ट ने उसके माल भेज दिया, उसका सीएन बनना है, आपने देखा यार सीएन बना देंगे तो हमारा घाटा हो जाएगा, ये एमआर बदमाशी कर रहा है या उसके पहले वाला एमआर बदमाशी कर गया। देखो ऐसे कंडीशन में मैं जानता हूं कि एज अ कंपनी आपका लॉस होगा, लेकिन कंपनी का ब्रांड वैल्यू मेंटेन करने के लिए फ्रेंड आपको सीएन जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट रेज करके उसको एडजस्ट करना चाहिए, बिलिंग प्रॉपर होना चाहिए, डिस्काउंट स्कीम सिस्टम प्रॉपरली जाना चाहिए, जो एडजस्टमेंट होना चाहिए वो भी प्रॉपर होना चाहिए, कोई एक्सपायरी या ब्रेकेज बनना है तो वो भी बहुत स्मूदर वे में होना चाहिए। मतलब जो आपका सप्लाई चेन पार्टनर है आज के टाइम पे देखो उसको भी बेनिफिट देना जरूरी है, क्योंकि 10% हम जानते हैं कि 10% बेनिफिट तो सब जगह है, हर एक कंपनी दे रही है। और स्टॉकिस्ट का आज के टाइम पे जो खर्चा है, जो डिस्काउंट देता है, उसकी वजह से उसको कुछ बचता नहीं है। तो वो कंपनी की तरफ देखता है, कंपनी 10+4 का स्कीम दे रही है ना, मार्केट में 10+3 तक ही पहुंचाता है, वो एक 10% अपने पास बचाता है, राइट। लेकिन ये जो बचा रहा है ये आपके मेडिकल रैप के ऊपर हाथों में डिपेंड करता है, वो दिलवा भी सकता है, बचा भी सकता है। लेकिन इसके अलावा आप अपने स्टॉकिस्ट जो है उसके वेलफेयर के बारे में भी कुछ सोच सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे जेनरिक कंपनीज के अंदर होता है कि भाई आप इतना माल उठा लोगे तो आपको स्टॉकिस्ट को एक गिफ्ट दिया जाएगा, न्यू ईयर आता है उसके लिए कोई डायरी कैलेंडर आपने भेज दिया, राइट। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज, इतना गुड्स आप लोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा। ऐसा एथिकल में बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब हम स्टॉकिस्ट वेलफेयर के नाम पे बहुत कुछ नहीं करते हैं। लेकिन आज का एरा ऐसा है कि जहां पे हमारा जो सप्लाई चेन पार्टनर है उसका भी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका मेंटेन होना जरूरी है, क्योंकि वहां से हमें टाइमली पेमेंट लेना है। तो उसको 10% ज्यादा डिस्काउंट बढ़ा के मत दो, बट इस टाइप से स्कीम वगैरह बना सकते हैं जिससे सप्लाई चेन थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। एज वेज ये जो देने का पावर है ये मेडिकल रैप के हाथों में दे दो। अब मेडिकल रैप क्या अपने अकॉर्डिंग वहां पे ऑर्डर प्लेस कर सकता है, या फिर आप इसको, अगर आपके यहाँ सेकेंडरी पेमेंट कलेक्शन सिस्टम है तो आप सेकेंडरी के ऊपर इसको स्कीम को लगा दो कि अगर आपका स्टॉकिस्ट ये 50 डब्बे सेल कर देता है तो ये स्टॉकिस्ट को ये स्कीम मिलने वाला है, राइट। तो आप कोई सी भी प्रोडक्ट के ऊपर स्कीम लगा सकते हो, जो आपका फोकस ब्रांड है उसके ऊपर लगा सकते हो, या फिर ऐसे ब्रांड के ऊपर लगा सकते हो जैसे कि मल्टीविटामिन हो गया, पीपीआई हो गया, एंटी एलर्जिक हो गया, जो स्टॉकिस्ट खुद भी पुश कर सकता है। तो स्टॉकिस्ट के हाथ में बहुत सारा सेल होता है, सब्स्टिट्यूशन का पावर होता है, किसी को समझा के दे सकता है, तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके एमआर को एक हेल्प मिल जाएगा, हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करें फ्रेंड, वो है मेडिकल रैप। जब मैंने ट्रांसपेरेंसी वाली बात किया मैंने, वैसे ही मेडिकल रैप को आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना, ऑफर लेटर देना, टाइम पे सैलरी देना, ये चीज तो मैंडेटरी है ही है। लेकिन एमआर भी क्या होता है, बहुत बदमाश होता है। जब वो तक कंपनी में सैलरी मिलता रहेगा तब तक काम करेगा, जैसे जो छोड़ने की बारी आएगी, काम नहीं कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, आप उसको निकालने की सोचोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, यूनियन में चला जाएगा, ठीक है। अब यूनियन बदमाशी करना शुरू कर देती है फार्मा कंपनीज के साथ में कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम यहाँ काम नहीं होने, इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। उस चीजों को कैसे प्रिवेंट करेंगे, वो प्रिवेंट होता है पेपर्स पे। अभी मैंने बहुत सारे स्टार्टअप के अंदर देखा कि अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं दिया जाता। अब अपॉइंटमेंट लेटर अगर आपने दिया नहीं है तो टर्म्स एंड कंडीशन पे, इसका मतलब आपने साइन ही नहीं कराया है, और जब आपने साइन ही नहीं कराया अब उससे आप फाइट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम किस होशियारी में दिए तो कल को हम मना कर देंगे, आप मेरे एम्प्लॉय ही नहीं हो, हम ऐसा कुछ कर लेंगे भाई। तब भी यूनियन जो है ना आपसे, आप चाहे एम्प्लॉय मानो या ना मानो, अगर आप एमआर आपका बैग लेके काम कर रहा है ना और यूनियन में चला गया तो आपको काम नहीं करने देगा। यूनियन पे आप फाइट कर पाओगे, यूनियन हो सकता है केस लेके कोर्ट
में चली जाए। तो ये सारी फाइटिंग जो होनी है ना, ये लीगल पेपर के ऊपर होना है, क्योंकि अगर वो कोर्ट में जाता है और ये प्रूव कर देता है हमने सैलरी उसको दे ही रहे हैं, वो प्रूव कर देता है कि आप उसके एम्प्लॉय, तब वो जो केस बनाएगा, जो एम्प्लॉय रहेगा, जो मेडिकल रैप रहेगा, कि इन्होंने मुझे ऑफर लेटर नहीं दिया, इन्होंने मुझे एम्प्लॉय मतलब सैलरी स्लिप नहीं दिया, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिया, दुनिया भर को बात बिगड़ती है। जब तक अच्छा था तब सब कुछ ठीक है, लेकिन जहां बात बिगड़ा है ना, वो दुनिया भर के केस वहां, वो नहीं, उसको नहीं नॉलेज है, तो यूनियन वाला है ना, यूनियन का प्रेसिडेंट, यूनियन का सेक्रेटरी, वो दुनिया भर की चीजें बना देगा, राइट। तो इन सब चीजों से बचने का अच्छा है, बचने का तरीका है, आप अच्छे से प्रॉपर वे में काम करें और ट्रांसपेरेंट वे में काम करें। अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर, आप टर्म्स एंड कंडीशन बहुत क्लियर कर दीजिए उसको, ज्वाइनिंग के टाइम पे बता दीजिए, और उससे बताइए नहीं, हमेशा उसको याद दिलाते रहिए, राइट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो एमआर को बहुत हेल्प करता है, वो है इनोवेटिव प्रोडक्ट का आइडिया। ऐसा नहीं वही जनरल प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, अपनी स्पेशलिटी के अंदर जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं फ्रेंड, जो भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसके अपने पोर्टफोलियो को अंदर ऐड करना, और जो नहीं सेल हो रहा है, जिसकी सेल बहुत कम है, उसको आउटडेट कर देना या उसको डिसकंटिन्यू कर देना। ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूअस लेके चलना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉय वेलफेयर के नाम पे, वो है सोशल मीडिया। जब भी आप मीटिंग करते हैं, उसके अंदर ऐसे आजू बाजू में ना स्टैंडी वगैरह फोटो खिंचवाने के लिए आता है। कुछ स्टैंडी ऐसे बन के आती है जहां इतना चेहरे भर का सिर्फ स्पेस छुड़ा होता है, कोई एस्ट्रोनॉट का फोटो लगा दिया, किसी साइंटिस्ट का लगा दिया, कभी किस दुनिया भर की चीजें ऐसे बन के आती रहती। तो एमआर क्या करता है, उसके अंदर ज्यादा चेहरा अपना लगाता है, फोटो खिंचा लेता है। अब ये सब जो स्टैंडी होती है मात्र 500, 1000, 2000 रुपए में बनता है, बहुत महंगा नहीं बनता, और एक बार बना लोगे तो आपका पूरे साल चलेगा। एक थीम के ऊपर बना लो, पूरे साल लेके चला लो उसको। तो इस टाइप की चीजें भी होती हैं जो कि ब्रांडिंग को बूस्ट करती हैं। ब्रांडिंग दो जगह करना होता है आज के टाइम पे, एक तो ब्रांडिंग डॉक्टर के पास करना है, जहां आप फ्री कैंप वगैरह कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में भेज रहे हैं, कॉन्फ्रेंस सीएमई करा रहे हैं, बट एक एमआर के लिए भी ब्रांडिंग करना जरूरी है, जिससे एमआर का जो माइंडसेट है ना, वो क्लियर होता है कि यार कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म चलेगी। तो जब भी आपकी मीटिंग होती है, वहाँ वीडियोग्राफी करिए, फोटोग्राफी करिए। आप फोटोग्राफी उनको बोलिए सोशल मीडिया पे जाके पोस्ट करें। जब भी कोई मेडिकल रैप ज्वाइन करता है, 100-200 रुपए का ज्वाइनिंग किट बनवा लीजिए, जिसके अंदर एक डायरी हो, एक पेन हो, एक वाटर बॉटल हो, या कुछ और भी कुछ लगाने का, कुछ परफ्यूम सेट हो, रेजर सेट हो। भाई 200 रुपए का अगर आप ज्वाइनिंग, भाई अपना आप 500-1000 रुपए का उसका बैग दे रहे हो। अगर आपको ये डर लग रहा है एमआर लेके चला गया, तो 500-1000 रुपए का आप उसको बैग दे रहे हो, 1000 रुपए का विजुलेट दे रहे हो, मतलब बहुत सारा आइटम हम देते हैं ना। कम से कम 5-7 हजार का सामान ज्वाइनिंग के टाइम पे एमआर को देते हैं। अगर उसी के साथ में आप 200-300 रुपए का या 500, जैसा आपकी कंपनी का बजट हो, एक ज्वाइनिंग किट बना लो, जिसके अंदर एक डायरी हो, जिसके अंदर एक पेन हो, एक वाटर बॉटल हो, एक उसके लिए टाई हो, एक उसके लिए एक बेल्ट हो, उसके लिए एक सॉक्स हो, जैसा आपका बजट हो, एक किट बना लो। और उसको बोलो जब भी आप ज्वाइन करेंगे, ये अपने सोशल मीडिया पे आप जरूर मतलब शेयर करेंगे, और हम कंपनी को टैग करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, कंपनी के ब्रांड वैल्यू, भाई वो जब ज्वाइन करेगा और चीजों को शो करेगा, उसके जितना भी फ्रेंड सर्किल होगा, जो भी उसके रिश्तेदार होंगे, वो इस चीज को देखेंगे और उनको क्या लगे, फील आएगा यार एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन किया। क्योंकि फ्रेंड सर्किल तो हो सकता है कंपनीज के बारे में जानते हो, बट उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार इस कंपनीज के बारे में नहीं जानते। तो ये थोड़ी थोड़ी देर पे अगर आप करने लगे, जितने भी आपके एम्प्लॉय आ रहे हैं जा रहे हैं, सबके साथ ये कर रहे हैं। आपको बोले सर आता है 2 महीने में चला जाता, क्या बार बार उसको ज्वाइनिंग किट दूंगा? बिल्कुल दीजिए। आप 500 रुपए में फ्री की ब्रांडिंग तो ले रहे हैं ना। अभी जैसे आप किसी भी कोई बंदा एक आध हजार सब्सक्राइबर है या फॉलोअर जिसके 500-1000, आजकल के फ्रेंड लिस्ट में अगर जाके देखेंगे ना, कोई नॉर्मल पर्सन जो फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, तो उसके जो फॉलोअर हैं तो वही 500-1000-2000 की संख्या में रहते हैं। अगर इतने बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास ऐड कराने जाएंगे ना, तो 2-4 हजार रुपए ले लेगा, वो तो आपका एम्प्लॉय है, राइट। तो इस टाइप की चीजें भी आपके एम्प्लॉय को काफी ज्यादा हैप्पीनेस फील कराती हैं, एक गुड फील कराती हैं, एक कॉन्फिडेंस देती हैं कि वो अच्छी कंपनी के अंदर है। इसके बाद फ्रेंड आपका आता है स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग कैंपेन। ये बहुत ट्रांसपेरेंट वे में डिजाइन होना चाहिए, और जो आपके एम्प्लॉय उसको हेल्प करना चाहिए सेल करने के लिए। जैसे छोटे इनपुट हो गए, कब कौन सा इनपुट देना है, किसको देना है, कितनी क्वांटिटी में आपके पास आएगा, सैंपल कितनी क्वांटिटी में आएगा, ये सब मीटिंग के अंदर ही। अगर ये सारी चीजें आपको करना नहीं आता तो प्लानिंग एंड रिव्यू मेरा वर्कशॉप है, वहां जाके देख लीजिए कैसे ये सब चीजें किया जाता है। इसको प्रॉपरली मेंटेन करिए। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग फॉलोअप। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, आपका एक मेडिकल रैप है, वो बहुत अच्छा काम करता है, राइट। और आप सोच रहे हो ये लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपने उसको रिलैक्सेशन, जनरली हमारे पास में होता है कि अच्छा काम कर रहा है, क्यों इसको डिस्टर्ब करें, क्यों उसको कुछ बोले, क्योंकि ये तो अच्छा काम कर ही रहा है। लेकिन फ्रेंड जब कोई देख नहीं रहा होता ना, अच्छा काम करते करते कब वो गड़बड़ करने लग जाता है, आपको पता नहीं चलेगा।
ठीक है, आपने स्ट्रांग फॉलो अप नहीं रखा, अब वो गड़बड़ करना शुरू करेगा और आप उसको तब स्ट्रांगली बोलोगे जब वो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर चुका होगा। जब वो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर चुका हो तब आप बोलोगे ना, तब उसको एम्प्लॉय को बुरा लगेगा। जैसे उसने गलती किया उसको तुरंत टोक दोगे, उसको बुरा नहीं लगेगा कि उसने गलती किया है। लेकिन गलतियों को इग्नोर करते जाना और लास्ट में जाके इकट्ठे बोलना, ये एम्प्लॉय को लीव करने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। क्योंकि उसके पास टैलेंट है, बट क्योंकि आपने फॉलो अप नहीं लिया तो उसके टैलेंट के ऊपर क्या लग गया है, जंग लग गया है। टैलेंट तो है उसके पास में, लेकिन आपने उसको जंग लगा दिया है। अगर आप फॉलो अप लेते तो वो जंग नहीं लग पाता, वो एक्टिव रहता। तो एम्प्लॉय चाहे आपका सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला हो, सबसे अच्छा नॉलेज वाला हो, या फिर बिल्कुल ना परफॉर्म करने वाला है, रिव्यू मीटिंग के अंदर सबको अच्छे से रिव्यू करना है, सबकी जो कमियां हैं उसके ऊपर बात करनी है, छोड़ना किसी को नहीं है। क्योंकि जंग लग जाएगा तो अच्छा एम्प्लॉय खराब हो जाएगा, और उसको प्रॉपर आप पॉलिश करते रहेंगे तो वो एम्प्लॉय और ज्यादा चमकेगा और आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया एसेट साबित होगा। राइट, तो ये कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से कंपनी जो है मेडिकल रैप छोड़ के जाते हैं। अगर आप इन चीजों को अपनी कंपनी के अंदर फिक्स करते हैं, मतलब डांटना भी है, फॉलो अप भी लेना है, काम भी कराना है और हेल्पिंग हैंड भी देना है, और कंपनी की ब्रांड वैल्यू को भी बढ़ाना है। ठीक है, टोटल बेसिक यही है। इन चीजों को फॉलो करिए, एट्रिशन रेट 100% रिड्यूस हो जाएगा। एंड ज्यादा प्रॉब्लम अगर हो रही है तो मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन बुक करके, मेरा वेबसाइट आ रहा है, यहाँ पे मेरे साथ पर्सनल बात कर सकते हैं, या मेरे साथ मेरे ऑफिस में आके फिजिकली मेरे साथ मीटअप करके आप सारी चीजों को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो के लिए। और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।